Hello students, this is our day 17 class, and as I told earlier that today we will discuss accounting concepts. Let's start. First concept is business entity concept. जब ये हमने टर्म्स पढ़ी थी तब भी ये पढ़ा था कि business is considered a separate entity unit from its owner and business. जो पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है वो ओनर हो गया और बिजनेस अलग, दोनों को अलग अलग माना जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई पैसा निकालता है तो वो उसकी ड्राइंग्स में एंट्री होती है और उनका अलग से अकाउंट रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें अपने बिजनेस की ट्रू पिक्चर नहीं मिल पाएगी कि हमारा बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते समय ओनर और बिजनेस को दो सेपरेट एंटिटी माना जाता है। दूसरा कंसेप्ट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कल मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की डेफिनेशन में भी बताया था कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को मेजर करेंगे जो मनी में कन्वर्ट होती हैं। जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस है ओनली दैट विल बी रिकॉर्डेड। जैसे अगर कोई हमारा वर्कर या हमारा कोई प्रोफेशनल बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसकी जो सिंसियरिटी है उसका आंकलन नहीं कर सकते, लेकिन हम उसकी जो सैलरी देते हैं वो सैलरी कितनी देते हैं वो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ का लिंक दिया है कि आप थ्योरी के नोट्स उसमें से ले सकते हैं, और आज के वीडियो में भी मैं नीचे डाल दूँगी जो मैं आपको ये लिखवाया है। यहाँ पर आप आराम से बस समझिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा और आप इसको बस आप समझ लीजिए। अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो फिर लिखना आसान होता है। ओनली दोज ट्रांजैक्शंस which can be measured in money terms are recorded. थर्ड है going concern assumption। हम ये मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो हमारा सालों साल चलेगा, मतलब फ्यूचर जो हम देख भी नहीं पा रहे वहाँ तक चलेगा। कोई भी बिज़नेस को 2 साल 5 साल के लिए तो नहीं खोलता ना, या कोई बिज़नेस की फिक्स्ड एसेट में हम इन्वेस्ट करते हैं तो इसलिए तो नहीं करते कि हम कुछ सालों बाद इसे बंद कर देंगे। आपने आज भी हमारे इंडिया में कई उदाहरण हैं जो बिज़नेस हैं वो कई सालों से चले आ रहे हैं और पहले उनके एंसेस्टर्स चलाते थे, आज कोई उन्हीं के घर के आगे के लोग चला रहे हैं। तो बिज़नेस को हमेशा यही माना जाता है कि वो आगे तक चलेगा। इट prescribes that transaction should be recorded and reported on the basis that business will continue for a foreseeable period. फोरसीबेबल पीरियड का मतलब है बियॉन्ड, जो हम फ्यूचर देख भी नहीं पा रहे हैं तब तक हमारा बिजनेस चलेगा, क्योंकि उसमें कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ रेगुलर एक्सपेंडिचर होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर को ओवर द ईयर्स हमें बांटना पड़ता है। तो ये मान कर ही चला जाता है कि हमारा बिजनेस चलता ही रहेगा। तो ये थे 3 कंसेप्ट। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब पिछले कंसेप्ट में हमने देखा कि हमने माना है कि बिजनेस हमारा सालों साल चलता रहेगा, लेकिन जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पीरियड लेना होगा, वो अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। जैसे हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो वो एक फाइनेंशियल ईयर भी कहलाएगा और अकाउंटिंग पीरियड भी होगा। कई बार होता है कि वो तो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं 31 मार्च को, लेकिन कई लोग करते हैं कि 3 मंथ्स के भी अकाउंट्स प्रिपेयर करके रख लेते हैं, जिससे उनको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो अकाउंटिंग पीरियड
जो जिस पीरियड का हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। और ये एक 12 महीने का होता है और 3 मंथ्स का कंपनी अपने लिए या एंटरप्राइज अपने लिए निकालता है ताकि उसे पता चले कि वो सही राह पर चल रहा है। इसके बाद है, और इसका एक और भी कारण है कि अकाउंटिंग पीरियड क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि बैंक जिसने कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को या जिस भी एंटरप्राइज को लोन दिया है वो भी उनकी फिगर देखना चाहते हैं कि उनका बिजनेस प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या नहीं। समय समय पर वो स्टेटमेंट्स मांगते हैं जो प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। इसके बाद आता है कॉस्ट कंसेप्ट। It states that all assets are recorded in the books of accounts at their original price which we have paid. जैसे हमने एक एसेट एक दिन खरीदी, नेक्स्ट डे अगर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो हम अपनी बुक्स में उसको उसी कॉस्ट पर एंटर करेंगे जो हमने पेमेंट की है। हमने एक अकाउंटिंग टर्म्स में वाउचर पढ़ा था, जिस वाउचर से हम एंट्री करते हैं अपनी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की, तो हमारे बिल में जितना अमाउंट लिखा हुआ है हम उसी से उसकी एंट्री करेंगे और फिर उसके ऊपर ओवर द ईयर्स जो डेप्रिसिएशन का रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम लगाएंगे। लेकिन हम मार्केट वैल्यू दूसरे दिन बढ़ गई या तीसरे दिन बढ़ गई, हम उस पर नहीं, हमारे पास हमने जितने में बिल्डिंग मशीनरी जो भी खरीदा है हम उसकी एंट्री उसी कॉस्ट पर करेंगे। उसके बाद आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी पहले हम टर्म्स में पढ़ चुके हैं। तो ड्यूअल एस्पेक्ट क्या होता है, हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। जैसे हमने कुछ परचेज़ किया कैश पर तो परचेजेस डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश हमारा जा रहा है। उसमें वही रूल लगेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम। यही है ना रूल, और इसी पर आधारित है ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। उसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट के अंतर्गत है कि हमें हमारे बिजनेस में कितना टर्नओवर है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, उन सब का फुल डिस्क्लोजर करना चाहिए। तभी हम एक ट्रू पिक्चर अपने बिजनेस की पेश कर पाएंगे। इससे दूसरे लोग जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या हमारे एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको भी सही पिक्चर मिलेगी, बैंक को भी सही मिलेगी और हमें भी इसका फ़ायदा होगा। अगर हम फुल डिस्क्लोज़र नहीं देते हैं तो हमें कारण नहीं पता चल पाएगा कि हमारा प्रॉफिट नीचे क्यों जा रहा है, या प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के लिए अगर हमें कुछ और मेजर्स अपनाने हैं, साधन अपनाने हैं, तो वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए फुल डिस्क्लोज़र कंसेप्ट जो यही बताता है कि हमें अपनी पूरी एसेट्स लायबिलिटीज़ सबको पूरी तरह डिस्क्लोज़ करना ज़रूरी है। तो आज हमने पढ़े 7 कंसेप्ट्स हमने पढ़े हैं। पहला था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, फिर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, उसके बाद गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, फिर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इसके बाद 7 और बच गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग।